Good morning, friends. Today we will discuss cellular respiration, which is chapter 14 of 11 of the NCERT book. Chapter 14 of Standard 11, that is cellular respiration. It is first video of this part. First part we are dealing with glycolysis. सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस के पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे, ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, व्हाट इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन। नीड ऑफ रेस्पिरेशन, वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़। हम लोग के जो डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ है उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगा? दैट एनर्जी वी कर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एनर्जी आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे होगा? सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हमारे पास होगा हमारे बॉडी में या सेल्स में, तो हमको जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन का इंटेक के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह का ये डेवलपमेंट किया गया है। स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिज्म में अलग तरह का, जैसे ऑक्सीजन कैसे आएगा डिफरेंट, जैसे प्लांट्स में आप लोग जानते हैं स्टोमेटा होता है, लेंटिसेल्स होता है। स्टोमेटा तो सभी जान रहे हैं। लेंटिसेल्स जो है ट्रीज का जो बार्क है उसमें कुछ सेलुलर ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। एंड राइजोफोरा जो है न्यूमेटिक रूट्स होते हैं, तो वो प्लांट में। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विद इन सेल्स, और प्लांट के जो सेल्स हैं उसके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ताकि उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके और एरेशन हो सके। तो इतना सारा स्ट्रक्चर ये जो है ये प्लांट के लिए हुआ। प्लांट में ऐसा होता है ताकि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता रहे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स में जो है वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे वो लोग लेते हैं ऑक्सीजन। वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको वो लोग लेते हैं। चूँकि उसका परसेंटेज कम है, वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होगा। ब्रीदिंग रेट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा होगा ब्रीदिंग रेट। और दूसरा चीज़ और भी उसमें होता है, जैसे फिश में आप देखते होंगे कि वो वाटर को लेकर के फिश जो है वाटर को अंदर लेती है और उसको पंप कर देती है अपने ये गिल्स में। पंप इट ऑन गिल्स पर फेंकते रहती है। इस तरह से करने से उसका ऑक्सीजन नीड फुलफिल होता है। इसमें फिश में हो गया, और हम लोग में लंग्स वगैरह है, इस तरह सभी में होता है। आप लोग फ्रॉग में पढ़े होंगे, फ्रॉग में रेस्पिरेशन जो है स्किन से भी होता है, लंग्स के अलावा मॉइस्ट स्किन सरफेस से भी होता है। तो ऑक्सीजन का ज़रूरी है, ऑक्सीजन का इंटेक, सफिशिएंट ऑक्सीजन का इंटेक हो सके, अंदर जा सके सेल के अंदर, इसके लिए सारा अरेंजमेंट है। और ऑक्सीडेशन से क्या होगा? उससे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, और फूड से जो है फिर हम लोग को एनर्जी मिलेगी, और उससे हम लोग अपना सभी सेल्स जो है वो अपना डेली एक्टिविटीज कर सकेंगे। तो ये जो एनर्जी है ये एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस। जितने भी हैं सेलुलर प्रोसेसेस उसके लिए एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही एक एनर्जी करेंसी है। और ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ 30.5 kJ पर मॉलिक्यूल जो है इतना एनर्जी मिलती है एक एटीपी से। और एटीपी का जो है
जैसे सेल के लिए एटीपी एनर्जी करेंसी हुआ, तो एटीपी को जो एनर्जी मिलता है वो होता है NADH प्लस H+ ये जो है, और प्लस FADH2 ये जो है, उसका करेंसी एनर्जी कैप्सूल या एनर्जी करेंसी फॉर एटीपी ये NADH प्लस H1 है और FADH2 है। तो ऐसे तो सोलर एनर्जी भी है, बहुत तरह के केमिकल एनर्जी है, तो बहुत तरह की एनर्जी है, लेकिन हम लोग को एनर्जी चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में है, वही से मिलेगा, जो कि ग्लूकोज के जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके ब्रेक होने से वो एनर्जी, केमिकल जो एनर्जी है वो उसमें स्टोर होती है, और उससे जो है आगे सेलुलर नीड पूरा होता है। ऐसे जैसे सोलर लाइट में उसमें भी एनर्जी है, लेकिन सपोज वी आर हंग्री एंड सिटिंग इन द सन, सो इट विल नॉट डू द पर्पस ऑफ फूड, वो हमारा ऑक्सीडेशन पूरा नहीं होगा, वो एनर्जी हम लोग अपने अंदर नहीं ले सकते। हम लोग को सिर्फ एटीपी वाली एनर्जी चाहिए, जो कि ग्लूकोज एंड अदर मटेरियल्स जो है उसके ऑक्सीडेशन से मिलता है। तो नाउ वी कम टू ग्लाइकोलिसिस। So what is glycolysis? Glycose means sugar and lysis means splitting. Just splitting of sugar molecules is called glycolysis. All living organisms retain the enzymatic machinery for glycolysis. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर जो है एंजाइमेटिक मशीनरी डेवलप किया हुआ है इवोल्यूशन के प्रोसेस में फॉर ग्लाइकोलिसिस। वेदर इट इज ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और एनारोबिक, ये सभी में ये जो है ये मशीनरी डेवलप किया हुआ है, मशीनरी फॉर ग्लाइकोलिसिस विच इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन। उसके लिए एक मशीनरी डेवलप किया हुआ है सभी ऑर्गेनिज्म में, वेदर इट इज एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक में कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एनारोबिक होते हैं, माइकोप्लाज्मा वो भी एनारोबिक है, उसको नो नीड ऑफ रेस्पिरेशन। माइकोप्लाज्मा बहुत प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ वी आर कमिंग टू दैट ग्लाइकोलिसिस, डिटेल्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में टोटल इसमें 10 स्टेजेज हैं। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेजेज और स्टेप्स हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ C6H12O6 ये फार्मूला है ग्लूकोज का, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 स्टेजेज होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है उसमें 22 स्टेजेज होते हैं, इंक्लूडिंग दिस 10। ये 10 के अलावा और 12 स्टेप होंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी कैसे होता है सारा। तो ग्लूकोज है, उसका ग्लूकोज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ये दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट बनेगा, इसलिए उसको फॉस्फोरिलेशन बोलेंगे, फॉस्फेट का उसमें जोड़ना हो गया। ये एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में ये होता है। जितने स्टेजेज हैं 10 स्टेजेज और 22 स्टेजेज, सभी के लिए स्पेशल एंजाइम है एंड को एंजाइम भी हैं, ये सभी काम करते हैं। तो जैसे हर एक स्टेज में यहाँ हेक्सोकाइनेज है, ये आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था नीट में एक बार कि फर्स्ट स्टेप में वहाँ पर कौन सा एंजाइम वहाँ काम करता है, दैट इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज आसान है याद रखना, C6 है उसमें, 6 हेक्सो का मतलब 6 होता है, तो हेक्सोकाइनेज हो गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन हो गया, दैट इज कंप्लीटेड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद बन गया प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। उसके बाद इसका ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाता है, ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। आप लोग जानते होंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, तो इसलिए इसको आइसोमेराइजेशन बोलेंगे। ये आइसोमेराइजेशन हो गया, यहाँ पर हम लोग आ गए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक आ गए। अब देखिए प्लांट में क्या होता है, जो प्लांट में
ग्लूकोज नहीं होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज बनता है, सुक्रोज को पहले उसको तोड़ना होगा यहाँ पर, उसको पहले ग्लूकोज उसको जो है ब्रेक करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में ब्रेक होगा, और ये काम इन्वर्टेज एंजाइम से होता है। इन्वर्टेज उलटना, दूसरे फॉर्म में आ जाना। जैसे हम लोग के घर में इन्वर्टर होता है, जब बिजली नहीं रहती है तो बैक देता है, इन्वर्टेज, इसको याद रखने के लिए आसान है। तो एक प्रोडक्ट उसका हुआ सुक्रोज का, तो फ्रक्टोज बन गया, ये डायरेक्ट इस फॉर्म में यहाँ आके मिल जाता है। उसके बाद का एक्टिविटी सेम है, और जो ग्लूकोज बना वो उधर जाके वो साइकिल का स्टेप में आ जाता है। दैट फॉलो दी अदर ऑल सिमिलर स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ग्लूकोज। सो टोटल जितने स्टेप्स हैं उसको ग्लाइकोलिटिक पाथवे बोलते हैं। ये जो पूरा 10 स्टेप जो बताए उसको ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का रास्ता जिधर से होके गुजरता है ये मॉलिक्यूल, ये टोटल यहाँ तक है 10। और इसको पाथवे को EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP ये 3 साइंटिस्ट थे, वो सभी मिल करके ये जो खोज किए थे, एम्बडेन मेयरहॉफ एंड पर्नस, ये EMP पाथवे भी बोलते हैं। और इसको जो है पूरे प्रोसेस को पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, और एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एनारोबिक ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये तो कंफ्यूजिंग टर्म है। नहीं, पहले ये था कि ऑक्सीजन का ऐड होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर ये भी हुआ कि अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फर्दर इसको रिफॉर्म किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस है एनारोबिक है, इसमें ऑक्सीजन का कहीं कोई काम नहीं है, बट इट इज ऑक्सीडेशन। दिस ऑल 10 स्टेप इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये साइटोसोल में होता है। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म जो पूरा मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो उसका जो लिक्विड हुआ जो सॉल और जेल जानते होंगे, जो पतला स्टेज में होता है उसको सॉल बोलते हैं, और जो है गाढ़ा हो जाता है तो उसको जेल बोलते हैं। तो इसलिए इसको साइटोसोल बोलते हैं। तो ये यहाँ तक, इसमें हम लोग 3rd स्टेज तक आ गए थे। देन नेक्स्ट इज फ्रक्टोज 6 बिसफॉस्फेट, या इसको बाइफॉस्फेट कर लें समझने के लिए, बिसफॉस्फेट याद रखने में दिक्कत है। तो ये बनता है स्टेज। उसके बाद आ जाता है ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट माने उसका 2 पार्ट हो जाता है। या कार्बन यहाँ 6 मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 3 आ गया, और ये 2 बन गया। एक एसीटोन बनता है और दूसरा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का नाम है फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड ये एल्डिहाइड है, और ये एसीटोन है। दोनों ट्राइओज फॉस्फेट ही हैं। अब इसके आगे का देखिए, इसमें क्या होता है। यहाँ तक दोनों का कार्बन का 3 और 3 6 हो गए। यहाँ कार्बन का पोजीशन दिख रहा है पूरे स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज तो अप टू पायरोबिक एसिड जो है, ये 6 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन है। इसमें कहीं कार्बन जो है वो लॉस नहीं होता है, कार्बन का कोई लॉस नहीं होता है, वो 6 मोलिक्यूल ही हैं। यहाँ से दिखलाएगा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक 6 मोलिक्यूल हैं। यहाँ पर सिर्फ ब्रेक होके 2 पार्ट बन जाता है। इसके बाद का जो स्टेज है ये PgAl, इसको ट्राइओज, इसको फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। ये उसके बाद उससे बन जाता है BPGA बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल्डिहाइड से एसिड बन गया। इस केस में क्या होता है, ये NAD जो है जो बताए थे उसका एनर्जी करेंसी NAD जो है, ये एनर्जी करेंसी बनेगा इस ऑक्सीडेशन NADH प्लस H प्लस हो जाएगा, यानी NAD का ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद BPGA के बाद PGA, ये बाइफॉस्फेट ग्लाइसेरिक एसिड था, अब हो गया
फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बन गया। इस केस में फिर एनर्जी रिलीज होती है, जो ADP को ATP उससे बन जाता है। तो ये सब चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ उसमें NAD और NADH प्लस H+ बन गया। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव। कहाँ से रिमूव होते हैं, इसके अंदर से। यहाँ फॉस्फो PgAl से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो करके इसमें जुट जाते हैं NAD में। इसके बाद का स्टेज है फॉस्फोग्लाइसेरेट और उसके बाद पायरोबेट बन गया, जिसको उसके बाद पायरोबिक एसिड बन जाता है। इसका पूरा नाम है ADP बोलते हैं, लेकिन पायरोबेट शॉर्ट में बोलते हैं। E फॉर एथेनॉल, फॉस्फोएथेनॉल पायरोबेट, ATP। यहाँ पर फिर ADP से ATP बनता है इस स्टेज में, और यहाँ इसके बाद पायरोबिक एसिड बन गया। ये पायरोबेट जो है उससे वहाँ पर फिर एक तो ADP, एक यहाँ पर ATP बना, एक यहाँ पर बना, और एक जो है ऑक्सीडेशन से यहाँ हाइड्रोजन एटम जो है वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ तक ये स्टेज, ये जो पूरा ग्लाइकोलिसिस है। इसके बाद द फेट ऑफ पायरोबिक एसिड, ये 2 पायरोबिक एसिड हैं। पायरोबिक एसिड का फॉर्मूला C3H4O3 है। इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ए पायरोबिक एसिड का फेट जो है, द फेट ऑफ द पायरोबिक एसिड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना ऑक्सीजन होगा उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट बनेगा, और किस तरह के ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ से 3 रास्ता हो जाता है। एक तो जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हो करके यहाँ 6 CO2, 6 H2 एंड 36 ATP प्रोड्यूस होता है, जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। उसके बाद दूसरा आ गया, दूसरा स्टेज जो है एथेनॉल प्लस CO2, एक ये ऑप्शन होता है। और तीसरा जो है लैक्टिक एसिड, ये बनता है, उसमें 3 है। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 6 CO2 निकलता है। यहाँ पर जो है ये, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पे 2C एथेनॉल प्लस CO2, यानी एक कार्बन जो है, एक कार्बन मॉलिक्यूल का जो है रिमूवल हो जाता है और CO2 बनता है। ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में फर्मेंटेशन जो है, इसलिए इसको एथेनोइक फर्मेंटेशन बोलते हैं। दूसरा जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ये कंप्लीट, ये दोनों, इस सभी जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। इसमें सम बैक्टीरिया और सम एनिमल सेल्स, जैसे हम लोग के मसल सेल में जब एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसमें ऑक्सीजन मसल्स में नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह का फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और वहाँ से एनर्जी आएगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे NADH प्लस H जो प्रोड्यूस हुआ था, वहाँ से ये फिर एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी मिलती है। दोनों में यहाँ तक सेम है, यहाँ पर अंतर आ जाता है लास्ट में। और यहाँ जो है एंजाइम का फ़र्क पड़ेगा। ये यहाँ पर लैक्टेट, चूँकि लैक्टिक एसिड बनना है तो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का रिमूवल होना है NADH से, तो ये यहाँ पर हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, ये एल्कोहल बनना है तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया। यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, यहाँ पर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया। ये एंजाइम ये जो है एंजाइम काम करते हैं। यहाँ पर चूंकि 2 काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, इसलिए पायरोबिक एसिड डीकार्बोजाइलेज, इसको पायरोबिक एसिड डीकार्बोजाइलेज भी एंजाइम यहाँ पर काम करता है। तो इस सारे प्रोसेस को फर्मेंटेशन ये बोलते हैं। ये एनएरोबिक प्रोसेस है, यहाँ ऑक्सीजन का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे एनएरोबिक प्रोसेस ये फर्मेंटेशन होता है। ये कहाँ कहाँ होता है, तो जर्मिनेटिंग सीड जो मिट्टी के अंदर डाल दी है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का कमी है,
तो उस समय जो है सीड के अंदर ये जर्मिनी यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा। फिर प्रोकैरियोट्स में होगा, और यूकैरियोट्स में भी जो यूनिसेलुलर हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव जो हैं, वहाँ पर भी इसका ज़रूरत पड़ता है। और इस पूरे फर्मेंटेशन में वेदर इट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या इथेनॉल फर्मेंटेशन, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, विच इज 6 to 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। टोटल जो उसकी एनर्जी जो 100% है, जो 36 एटीपी आना चाहिए था, यहाँ 2 मोलिक्यूल जो है वो करीब 6% के करीब आता है यहाँ, लेकिन आपके सीबीएसई बुक में, एनसीईआरटी बुक में 7% दिया हुआ है। तो अब हम लोग ये देख लें कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है फर्मेंटेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। देयर आर 4 डिफरेंसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन में 4 डिफरेंस हैं। पहला, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। एनारोबिक में ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेक होगा ग्लूकोज का, और ये फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकिंग होगा। यहाँ 36 एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 जो है एटीपी, 36 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे, जबकि फर्मेंटेशन में मात्र 2 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे। और ये चूँकि 36 मोलिक्यूल प्रोड्यूस होना, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडी ये फास्ट होता है। एनएडी का ऑक्सीडेशन जो है एरोबिक में फास्ट होगा और फर्मेंटेशन में स्लो होगा, क्योंकि इसको ओनली 2 मोलिक्यूल प्रोड्यूस होना है और यहाँ 36 होना है। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेस ऑफ अकरेंस, कहाँ पर ये हो रहा है। वर्क प्लेस ऑफ दिस एक्टिविटी और दिस रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया, मेन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, दोनों में होगा, जबकि फर्मेंटेशन सिर्फ साइटोसोल में होगा। साइटोसोल मतलब सेल के अंदर जो है लिक्विड है उसमें होगा, जबकि एरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यहाँ रेस्पिरेशन का डिफिनीशन थोड़ा चेंज आया है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसके बीच एनर्जी होती है, उसका टूटना, ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड। रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब सिर्फ ग्लूकोज नहीं, प्रोटीन का भी ग्लाइकोलिसिस होता है, उसमें भी होगा। तो कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा ब्रेक होना विद इन द सेल, सेल के अंदर, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, तब उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट this chapter, and in next video we will discuss Krebs cycle, this complete oxidation of that glucose molecule. Okay, thank you.